नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10 विज्ञान हिंदी वर्ग के संबंध में हम पढ़ेंगे। इसमें हम एक नया चैप्टर अपने जो टोटल 20 पाठ हैं उनमें से पहला जो अध्याय है वो हम पढ़ेंगे, भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब इस पाठ में वैसे यदि देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें कोई ज़्यादा विशेष समझाने वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इनको आपको याद करना है। क्वेश्चन वगैरह जैसे इसके बेसिस पर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखें तो अंक भार जो है वो इसका केवल 3 अंक का है, जिसमें एक नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जाता है। अब इसमें जैसे प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं उसके अनुसार नोट्स वगैरह में आपको करवाया हुआ है, या नोट्स वगैरह आपको जो है उपलब्ध करवाए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। कुछ मुख्य बातें जो होती हैं उनको आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। छोटे 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो छोटे भागों में बांट कर इस पाठ को हम पढ़ेंगे। उनमें जो मुख्य बातें आती हैं उनको आप ये पाठ या क्लास देखने के बाद में उनको आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस पाठ में शुरुआत करेंगे तो वो चीज़ हम जो है वो हम पढ़ेंगे भोजन के संदर्भ में। भोजन हम करते हैं पोषण के लिए, ताकि विभिन्न पोषक तत्व जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को चलाए रखने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा। अब हमें जो भोजन करते हैं उस भोजन के द्वारा हमें विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और भोजन के द्वारा जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं उनमें 6 मुख्य पोषक तत्व जो है वो शामिल किए जाते हैं। यानी भोजन के 6 अवयव माने जाते हैं, और ये 6 अवयव जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व या खनिज लवणें और जल। तो यहाँ पर हम भोजन के इन आवश्यक घटकों के बारे में या आवश्यक अवयव जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। वसा ऊर्जा का द्वितीय स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक स्रोत है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें प्रोटीन से बने हुए एंजाइमों का विशेष योगदान होता है। विटामिन और खनिज लवण जो है वो बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए, लेकिन विटामिन और खनिज लवण जो है वो कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये पोषण के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, और शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। और इनकी कमी से या इनकी अनुपस्थिति से शरीर में विशिष्ट दुष्प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर प्रकट होते हैं। और इसके अलावा जल जो है वो भी भोजन का एक आवश्यक अवयव माना जाता है। अब इन 6 अवयवों को यदि भोजन में शामिल किया जाए तो ऐसा भोजन जिसमें ये 6 के 6 अवयव सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो इसमें परिभाषा पूछ ली जाती है कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो सीधा सा है, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल सही आवश्यक मात्रा में उपस्थित हों, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। ये संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई मानव यदि संतुलित भोजन ग्रहण करता है तो उसका शरीर जो है वो सही प्रकार से कार्य करता रहता है, और इसके अलावा उसका मस्तिष्क जो है वह भी सही प्रकार से कार्य करता है, या शरीर के सभी अंग जो है वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, और का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहता है। इसके अलावा यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से बचाव की जो क्षमता है उसको भी मजबूती प्रदान करता है, उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये संतुलित भोजन या संतुलित भोजन का महत्व हो गया। सीधा सा 2-4 बातें लिखनी होती हैं, नॉर्मल सा है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी 6 अवयव, ये 6 अवयव बता दे, ये उपस्थित हों तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और इसका महत्व क्या है? संतुलित भोजन जो है वो शरीर को मजबूत बनाए रखने का, शरीर की वृद्धि और विकास
के लिए आवश्यक है। इससे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे शरीर के सभी अंग जो है वो सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। दूसरा इसमें कई बार पूछ लिया जाता है अनबैलेंस्ड डाइट यानी असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन जो है वो हम किसे कहेंगे? ये सारे भोजन के आवश्यक अवयव यदि सही मात्रा में उपस्थित है तो संतुलित हो गया और ये सही मात्रा में उपस्थित नहीं है तो वो भोजन हो गया असंतुलित। भोजन के आवश्यक 6 अवयव जो हैं इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अवयव जो हैं वो लगातार अनुपस्थित रहे या उसकी कमी रहे भोजन में, तो ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। जैसे हम कोई खाना वगैरह खा रहे हैं उसमें विटामिन सी लगातार कम रह रहा है, ऐसा भोजन हम खा रहे हैं जैसे हमारे शरीर को विटामिन सी लगातार नहीं मिल रहा है, तो वो असंतुलित भोजन की स्थिति में शामिल किया जाएगा। तो असंतुलित भोजन का मतलब क्या होगा? अनुपस्थिति या कमी, किसी भी पोषक तत्व की अनुपस्थिति या कमी लगातार भोजन में बनी रहे तो ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन जो है उसके कारण से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए संतुलित भोजन जो है वो आवश्यक होता है। तो असंतुलित भोजन क्या होता है? वह है भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक 6 अवयव में से कोई विशेष पोषक तत्व लगातार कम रहे या अनुपस्थित रहे तो वो असंतुलित भोजन होगा। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पर? इसके कारण से शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां या रोग जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद में एक और चीज पूछी जाती है, वो है कुपोषण या मल न्यूट्रिशन। कुपोषण, पोषण सही प्रकार से हो तो ये स्थिति लगाई जाती है। कु यानी इसके अंदर कोई विकार या बदलाव आना, तो ऐसा विकृत पोषण जो है उसे कुपोषण कहते हैं। यानी पोषण सही प्रकार से नहीं मिले तो वो कुपोषण कहलाएगा। अब इतनी ज्यादा चीजें जो हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, केवल समझाने के लिए इतना बता दिया। नॉर्मल सीधी सी बात है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कोई एक या एक से अधिक अवयव आवश्यक मात्रा से लगातार कम या अधिक रहे तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। जरूरी नहीं है कमी हो, अधिकता भी कुपोषण को प्रदर्शित करती है। कई बार हम ऐसी तली हुई चीजें वगैरह खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑयली फूड वगैरह जो खाते हैं, कुरकुरे चिप्स नमकीन वगैरह, उनमें यदि तेल वगैरह ज्यादा हो तो वसा हमारे शरीर को मिल रही है, साथ में प्रोटीन वगैरह भी मिल रहे हैं, लेकिन वसा की मात्रा जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मिल रही है तो वो स्थिति भी कुपोषण है। और प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की कमी है तो वो स्थिति भी क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो परिभाषा ये हो जाएगी कि किसी एक विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी या अधिकता यदि भोजन में हो तो उसके कारण से शरीर में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उस पोषक तत्व की कमी के कारण से, उन्हें ही हम कुपोषण कहते हैं। तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का लगातार भोजन में कम या अधिक मात्रा में होना कुपोषण कहलाता है। और इस कुपोषण के कारण से उस पोषक तत्व की कमी के जो लक्षण है वो शरीर में प्रकट होने लगते हैं और शरीर जो है उसे अवयव की उपस्थिति में शरीर जो कार्य करता है वो कार्य उससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कार्य वगैरह जो प्रभावित है वो तो इससे होंगे ही, और इसके अलावा शरीर जो है उसमें शरीर की कार्य की और शरीर की मानसिक क्षमता जो है वो भी प्रभावित होती है। तो शरीर की कार्य प्रणाली इससे प्रभावित हो जाती है और इसके कारण से शरीर में कई प्रकार की विकृतियां या बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये 3 स्थितियां जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब कुपोषण के संदर्भ में हम पढ़ेंगे विशिष्ट पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति के कारण से कुपोषण की जो स्थिति होती है उससे क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो इसमें हमें पहले पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण जो है वो हम कहेंगे किसे? यदि भोजन में किसी विशिष्ट विटामिन की लगातार कमी या अनुपस्थिति बनी रहे तो वो विटामिन कुपोषण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं लेकिन फिर भी शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी कमी के सीधे सीधे लक्षण जो है वो बीमारियों के रूप में या स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में दिखने लगते हैं।
इसमें हमें विटामिन कुपोषण के अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसको एक सारणी के रूप में दर्शाया हुआ है, उस सारणी को ध्यान में रख लें, जिसमें विटामिन का नाम जो है वो दिया हुआ है, उसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो दिया हुआ है, और उस रोग के जो लक्षण होते हैं वो दिए हुए हैं, खास तौर से विटामिन और रोग, ये आप जरूर से इसमें ध्यान में रखोगे। तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए जो है, इसकी कमी होने से हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण से रात में दिखना कम हो जाता है या देखने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, कम रोशनी में या अंधेरे में दिखता नहीं है। इस रोग को रतौंधी रोग कहते हैं, क्योंकि कम रोशनी में देखने का काम हमारी आंख में पाई जाने वाली विशिष्ट शलाका कोशिकाएं करती हैं। उनमें जो वर्णक बनता है उसका एक घटक विटामिन ए होता है, और वो ये विटामिन ए नहीं मिलेगा तो वो वर्णक कम बनेगा, रात में दिखाई नहीं देगा। तो सीधी सी बात ये ध्यान में रखें, विटामिन ए जो है इसकी कमी से रोग होता है कौन सा? रतौंधी रोग। इसके बाद में विटामिन बी जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। अब विटामिन बी के अंदर यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 2 विटामिन जो है, 3 विटामिन जो है इनको ध्यान में रखना है। विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। इनको रासायनिक नाम अलग अलग दिया जाता है। इसे कहा जाता है नियासिन, इसे कहा जाता है, सॉरी हिंदी में लिख देते, ये कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और ये कहलाता है थायमिन। ये राइबोफ्लेविन और ये कहलाता है नियासिन। अब इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको ध्यान में रखोगे। इनमें ज़्यादातर छोटे प्रश्न यूँ ही पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये आप प्रश्न उल्टा इस तरह से पूछ लिया कि रतौंधी रोग किस विटामिन की न्यूनता के कारण से होता है, तो विटामिन ए आ जाएगा। अब इस तरह से विटामिन B1, B2 और B3, इनके ये नाम जो हैं रासायनिक नाम थोड़े से वो भी ध्यान में रख लें। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 जो है वो क्या कहलाता है? नियासिन। इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है राइबोफ्लेविनोसिस, ये रोग। और विटामिन B3 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है पेलेग्रा। तो बेरीबेरी, राइबोफ्लेविनोसिस और पेलेग्रा रोग। बेरीबेरी रोग जो है इसके अंदर यदि हम देखें तो जो लक्षण उत्पन्न होता है वो है शरीर की क्रियाशीलता का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, यानी ऊर्जा उपापचय से संबंधित क्रियाएं जो है वो इसके कारण से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण से मांसपेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो मांसपेशियों की कमज़ोरी ये इस रोग का विशेष लक्षण होगा। और इसके अलावा हृदय गति या हृदय धड़कन जो है वो भी क्या, या हार्ट बीट कह सकते हैं, वो भी कम हो जाती है। बीपी वगैरह जो है वो इसमें लो रहने लगता है। इसके अलावा दूसरा जो रोग है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस की कमी से राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, और इसके कारण से मुंह और होठ जो हैं हमारे, उनके जो किनारे होते हैं, मुंह और होठ, उनके किनारे फटने लगते हैं। मुंह और होठ फटना, उन पर दरारें सी पड़ जाती है, वो विटामिन B2 की कमी के कारण से होने वाले राइबोफ्लेविनोसिस रोग का एक लक्षण है। या मुंह और होठ के किनारों की जो त्वचा है वो क्या होती है? फट जाती है। इसके बाद में विटामिन B3 यानी नियासिन, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इसके कारण पेलेग्रा रोग जो है उसके कारण यदि हम देखें तो हमारे शरीर की जो त्वचा है और जीभ जो है इसके ऊपर पपड़ी सी बनने लगती है, कठोर पपड़ी का निर्माण होने लगता है, ये पेलेग्रा रोग में होता है। इसके बाद में एक विटामिन और आता है विटामिन सी। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, ये इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से ध्यान में होगा रोग होता है कौन सा? स्कर्वी।
ये स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, या स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की अनुपस्थिति में होता है? विटामिन सी की अनुपस्थिति में। और इस रोग में दो लक्षण प्रकट होते हैं, खास तौर से मसूड़े जो हैं, मसूड़ों से खून का बहना, रक्त बहने लगता है। तो मसूड़ों से खून का बहना, और दूसरा त्वचा पर चकते बनना, त्वचा पर लाल रंग के चकते से बन जाते हैं या धब्बे से बनने लगते हैं। तो त्वचा पर चकतों का निर्माण और मसूड़ों से खून का बहना, ये होगा। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इस विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्शियम के साथ मिलकर ये काम करता है या कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करता है, इसलिए इसे कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां जो हैं वो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और घुटने जो हैं वो भी कमजोर होने के कारण से यूं सीधे नहीं रहकर यूं थोड़े मुड़े हुए से हो जाते हैं, इसलिए पास आ जाते हैं। घुटनों का पास होना और हड्डियों का कमजोर होना, ये लक्षण होगा विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग का। तो मुख्य रूप से ये चीजें ध्यान में रखें, विटामिन कौन सा और उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी रात में अंधेरा दिखना, रात में कम दिखना। विटामिन B1 की कमी से बेरी, मांसपेशियां का कमजोर होना और हृदय गति या हृदय की धड़कन का कम होना। विटामिन B2 इसकी कमी से ये राइबोफ्लेविन कहलाता है, कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, जिसमें मुंह होठ की जो त्वचा है वो फटने लगती है। विटामिन B3 या नियासिन जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा रोग में त्वचा और जीभ पर पपड़ियां बनने लगती हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून का बहना और त्वचा पर चकते बनना। और विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना और घुटनों का मुड़ना, ये विटामिन कुपोषण में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में संतुलित भोजन के जो अन्य अवयव हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट कुपोषण भी होता है, वसा कुपोषण भी होता है, लेकिन हम मुख्य रूप से जो है वो 3 के बारे में पढ़ेंगे। एक विटामिन कुपोषण पढ़ा, उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण, और इसके बाद में एक आता है मिनरल कुपोषण या खनिज कुपोषण। तो पहले खनिज कुपोषण जो है इसकी बात करते हैं। खनिज कुपोषण का मतलब शरीर के लिए आवश्यक जो खनिज पोषक तत्व होते हैं शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए, उनकी कमी शरीर में होने लगती है। इसमें 3 पोषक तत्वों के बारे में खास तौर से ध्यान में रखना है, जो बुक में दिए हैं या नोट्स में करवाए हुए हैं। वैसे तो फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, इस तरह के कई सारे तत्व हमारे लिए जरूरी होते हैं, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 3 के बारे में ध्यान में रखेंगे। एक है कैल्शियम, इसके स्रोत वगैरह जो है उनको तो रहने दें। ज्यादातर खनिज पोषक तत्वों के स्रोत जो है वो दूध या फिर मांस, मछली वगैरह का जो तेल होता है वो, यकृत का तेल होता है वो, या फिर फल और सब्जियां जो हैं वो खनिजों के मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें 3 खनिज पोषक तत्वों के बारे में और उनकी कमी से होने वाले जो लक्षण हैं उनको हम मुख्य रूप से ध्यान में रखें। कैल्शियम लोह तत्व यानी आयरन, लोहा, और तीसरा जो है वो है आयोडीन। इन 3 को ध्यान में रखना है। कैल्शियम ये फास्फोरस और विटामिन डी के साथ में मिलकर क्या करता है, हमारे शरीर की हड्डियों का निर्माण करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत दूध होता है। कैल्शियम की लेकिन यदि कमी रहे तो उसके कारण से हमारे शरीर की हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में बेंड आने लगता है, वो मुड़ने लगती हैं और बीच बीच में से छिद्रित भी हो जाती है, जिसके कारण से टूटने का ज्यादा डर रहता है। तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों के निर्माण को मजबूत बनाता है और इसके कारण से हड्डियों का कमजोर होना, यानी इसकी मुख्य भूमिका जो है वो अस्थि या हड्डियों के निर्माण में हो गई। तो इसकी कमी के कारण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये ध्यान में रख ले। लोह तत्व ये हमारे शरीर में जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन,
जिनके कारण से रक्तहीर का रंग जो है वो लाल होता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन में अपना योगदान देता है हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है इसका मुख्य घटक जो है वो आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक का निर्माण करने में आयरन की मुख्य भूमिका होती है, लोहे की भूमिका होती है। लेकिन यदि आयरन की कमी रहे, लोहे की कमी रहे, तो शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है और हीमोग्लोबिन कम बनने के कारण से एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रक्ताल्पता, रक्त प्लस अल्पता, खून की कमी, एनीमिया इसे कहा जाता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल वगैरह में नॉर्मली फ्री मिलते हैं दवाइयाँ, लाल रंग की टेबलेट्स ही मिलती हैं, वो आयरन की टेबलेट होती हैं। तो आयरन या लोहा जो है ये हीमोग्लोबिन निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्तधीर की या रुधिर की कमी हो जाती है या रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन, आयोडीन जो है वो हमारे गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। इसमें एक हार्मोन बनता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन का घटक होता है और इसकी कमी से थायरोक्सिन की मात्रा कम बनने लगती है और उसके कारण से थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं या इस रोग को हम कहते हैं गलगंड या फिर घेंघा रोग। तो गलगंड या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। सामान्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जब बारिश वगैरह होती है तो आयोडीन बहकर पानी के साथ में नीचे चला जाता है और ज़मीन में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की पूर्ति हमें सब्जी या फलों से ही होती है जो ज़मीन में उगते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो सब्जियाँ फल वगैरह होते हैं उनमें आयोडीन वैसे ही कम होता है। इसकी पूर्ति जो है वो नमक के द्वारा करवाई जाती है। आयोडीन युक्त नमक हम पढ़ते हैं तो आयोडीन की पूर्ति करवाने के लिए ही नमक में आयोडीन जो है वो मिलाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है, कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लौह तत्व हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, इसकी कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का घटक होता है, इसकी कमी से गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। तो ये खनिज कुपोषण में हमने पढ़ा। इसके बाद में तीसरा जो कुपोषण हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, वो है प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण जो है उसके बारे में हमें और पढ़ लेते हैं। प्रोटीन कुपोषण का मतलब प्रोटीन की कमी होना। भोजन में यदि हम जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें प्रोटीन लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसके कारण से शरीर में बहुत विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ने लगते हैं। इस स्थिति को हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ये बहुत आवश्यक घटक होता है हमारे शरीर का। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रोटीन की लगातार कमी रहे तो उसके कारण से शरीर में दो विशेष प्रकार के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। एक कहलाता है क्वाशियोरकोर रोग और एक कहलाता है मैरास्मस रोग। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन कुपोषण के कारण से होने वाला रोग है। और मैरास्मस प्रोटीन की कमी तो हुई, साथ में ऊर्जा अवयव यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा की और कमी हो तो उस स्थिति में मैरास्मस रोग होता है। तो केवल प्रोटीन की अनुपस्थिति से क्वाशियोरकोर रोग होता है और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो मैरास्मस रोग होता है। क्वाशियोरकोर रोग जो है इसके लक्षणों की यदि हम बात करें, क्वाशियोरकोर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, खासतौर से बच्चों में ये रोग होता है। इसके कारण से बच्चे जो हैं उनके शरीर जो है वो फूल जाता है, शरीर में फुलावट आने लगती है, पेट जो है वो फूलने लगता है, मजबूत नहीं होता, वजन वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बस शरीर जो है वो फूलने लगता है। तो शरीर में इसमें फुलावट जो है वो आने लगती है और इसके अलावा उसे भूख कम लगती है। तो भूख कम लगना ये भी इसका एक लक्षण है, इसमें भूख जो है वो कम लगने लगती है। इसके अलावा स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है जो बार बार किसी चीज़ से चिढ़ता रहता है, किसी चीज़ में मन वगैरह जो है वो नहीं लगता है। इसके अलावा त्वचा जो है वो पहले पीली और फिर उसके बाद में काली पड़ने लगती है और त्वचा पर चकत्ते या धब्बे भी बनने लगते हैं। तो त्वचा धब्बेदार हो जाती है, पहले काले रंग की पड़ती है, फिर पहले पीले रंग की, फिर उसके बाद में काले रंग की पड़ने लगती है और उस पर धब्बे या रसे चकत्ते बनने लगते हैं।
ये रोग क्वाशियोरकोर रोग होता है। तो प्रोटीन कुपोषण में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर ध्यान में रखोगे। प्रोटीन कुपोषण के कारण से क्वाशियोरकोर और मेरास्मस नामक रोग होते हैं। क्वाशियोरकोर रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें शरीर जो है वो फूल जाता है या शरीर में फुलावट आना, शरीर का फूल जाना, ये भूख का कम लगना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना और त्वचा पहले पीली और फिर काली पड़ने लगती है और उस पर धब्बे बनने लगते हैं। दूसरा जो रोग है वो है मैरास्मस रोग। प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा अवयव यदि भोजन में अनुपस्थित हों या ऊर्जा अवयवों की भोजन में कमी रहे तो मैरास्मस रोग होता है। इस मैरास्मस रोग में इससे अलग लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें शरीर जो है वो एकदम कमजोर और दुर्बल सा दिखने लगता है। शरीर बच्चों का इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि पेट जो है वो अंदर धंस जाता है, तो अंदर धंसा हुआ सा पेट दिखता है। पेट का धंसना, पेट अंदर यूं दबा हुआ सा लगता है और हड्डियां जो हैं वो दिखने लगती हैं या अंतड़ियां या पसलियां जो हैं वो क्या होती है, बाहर यूं प्रकट से होने लगती हैं। एकदम से कमजोरी जो है वो इसके कारण से आ जाती है। इसके अलावा पेट का अंदर धंसना, इसके अलावा शरीर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है या वीक होने लगता है। इसके अलावा आंखें जो हैं, आंखें भी अंदर की ओर धंसने लगती हैं। आंखों का अंदर धंसना, आंखों में यूं गड्ढे से बढ़ जाते हैं और आंखें अंदर धंसी हुई सी दिखती हैं। जैसे कई बार बूढ़े व्यक्तियों में हम देखते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं या मृत्यु के आसपास में होते हैं तो उनकी आंखें अंदर दब जाती हैं और गड्ढों में चली जाती हैं, उस तरह की हो जाती हैं। तो आंखों का अंदर चले जाना या आंखों का धंसना और शरीर का बहुत ज्यादा कमजोर होना, पेट अंदर दब जाना, अंतड़ियों का या पसलियों का दुर्बल सा दिखाई देना, इस तरह के त्वचा का सूख जाना, इस तरह के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं, वो मैरास्मस रोग के लक्षण कहलाएंगे। तो इस तरह से आज जो है वो हमने पढ़ा कि भोजन के बारे में हमने पढ़ा है। भोजन के विभिन्न अवयव, उसके आधार पर संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है, कुपोषण की स्थिति किसे कहते हैं। भोजन में किसी एक या एक से अधिक विशिष्ट तत्व की लगातार अधिकता या कमी बने रहने की स्थिति है वो कुपोषण कहलाती है। 3 कुपोषण, विटामिन कुपोषण, कौन सा विटामिन जिससे कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण कौन से, जरूर से रट के याद कर लें। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से 2 रोग, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर, दोनों के लक्षण जरूर ध्यान में रखें। कई बार इस पर 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और खनिज कुपोषण, कौन से खनिज तत्व की कमी से क्या प्रभाव दिखता है और उस खनिज तत्व का रोल क्या होता है, खास तौर से कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, इन 3 के बारे में यहाँ पढ़ा। इसके बाद में भोजन का एक और अवयव, महत्वपूर्ण अवयव होता है जल, पेयजल जिसको हम कहते हैं। पेयजल जो है या जल जो है वो भी भोजन का आवश्यक घटक है। ये क्यों हमारे लिए जरूरी है और पेयजल हमारे भोजन में यदि संतुलित रूप में उपलब्ध होता रहे शरीर को तो उससे शरीर को क्या लाभ होता है, पानी पीने से क्या लाभ होता है शरीर को, और पेयजल के अंदर विकृतियां आने से, पेयजल प्रदूषित हो जाए, सही नहीं रहे तो उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मानव स्वास्थ्य का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ेंगे। तो यहाँ आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।